नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी मोटर टॉशन। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम आपके लिए लेके आए हैं नेक्सॉन फेसलिफ्ट का ओनरशिप रिव्यू। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ ओरिजिनल जेन्युइन पता चलने वाला है। काफ़ी इस गाड़ी की जो अच्छाइयाँ हैं, जो एक ओनर का एक्चुअल एक्सपीरियंस रहता है वो पता चलने वाला है। पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, माइलेज और लॉन्ग ट्रिप में ये गाड़ी कैसी रही। तो वेलकम करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कानिश जी, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द न्यू कार। थैंक यू। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि ये नेक्सॉन का कौन सा वेरिएंट है और आपको कितने का ऑन रोड पड़ा? ये टॉप एंड वेरिएंट है, DCA Fearless Plus है। ये मुझे पड़ा अप्रॉक्सीमेटली 16.5 का ऑन रोड RTO वगैरह मिला के। ओके। हाँ जी। लिया कोई स्पेसिफिक रीज़न लोअर वेरिएंट्स पे नहीं गए या कुछ, मतलब? मेरे को कुछ फीचर्स थे जो मेरे को मैंडेटरीली चाहिए थे, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स हैं जो मेरे को चाहिए थी। अब वो Fearless Plus से ही अवेलेबल थी, तो दो ही मॉडल बचने थे, Fearless Plus या Fearless Plus S। दूसरा मेरे को DCA ही चाहिए था। ओके। तो ये कुछ फीचर्स थे रियर डिफॉगर वगैरह सेफ्टी के लिए, तो इनकी वजह से मेरे को टॉप एंड वेरिएंट पे ही जाना पड़ा। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ स्किप मत करें। हम पूरी कोशिश और मेहनत करते हैं कि आपके लिए हर लेटेस्ट गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू और रिव्यू लेके आएं, लेकिन हमने देखा कि 97% से ज़्यादा लोग वीडियो पे आने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते। आपके सब्सक्राइब से हमें पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और DCA का जैसे मेट्रो सिटी की वजह से, ट्रैफिक की वजह से? नहीं, मेनली वैसे तो मैं मैनुअल ही पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे को ये चाहता था कि मेरी वाइफ भी बहुत इजीली ड्राइव कर पाए, फादर भी बहुत इजीली ड्राइव कर पाए, तो इसलिए मैं ऑटोमेटिक की तरफ ज़्यादा मेरा इंक्लिनेशन था। मैं पहले मतलब घर में मेरे पास मैनुअल थी, वो सबको चलाने में इशू आते हैं, और सिटी ट्रैफिक भी आजकल इंडिया का बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया, तो उसकी वजह को ज़्यादा बेटर लगता है कि अब ऑटोमेटिक ही ज़्यादा बेटर। जब गाड़ी आप रिसर्च कर रहे होगे, देख रहे होगे, तो काफ़ी गाड़ी आपने और भी देखी होंगी? हाँ जी, तो मैंने ऑलमोस्ट इसके सेगमेंट की सारी गाड़ियाँ देख ली थी। इससे 2 सेगमेंट अब तक मैंने सारी गाड़ियाँ देख ली थी। मेरा पर्सनल इंक्लिनेशन टाटा की तरफ पहले से बहुत ज़्यादा था, क्योंकि सेफ्टी रेटिंग इनमें ज़्यादा है, तो एक फैमिली ओरिएंटेड कार के लिए ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके ऊपर ये B2 सेगमेंट है, इससे ऊपर की सेगमेंट इनके पास है नहीं अभी। उससे ऊपर से पेट्रोल वेरिएंट में आता नहीं कुछ, डीजल दिल्ली NCR में 10 साल से ऊपर चलती नहीं, तो फिर बच कचा करके मेरे पास ये बचती है। होंडा एलिवेट मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बट उसमें मेरे को डीलरशिप एक्सपीरियंस मेरा बहुत ख़राब रहा। दोनों डीलरशिप जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, दोनों के साथ ही, तो मैं मेनली उन रीज़न से होंडा एलिवेट पे नहीं गया, नहीं तो गाड़ी मेरे को वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। किया की सोनेट भी आई है फेसलिफ्ट, और आपने भी अभी ये गाड़ी ली है, तो उसके साथ भी आपने कंपैरिजन किया था? किया की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड इसलिए भी नहीं था कि उसकी सेफ्टी इतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं, तो मतलब नहीं है अभी। हाँ, तो मैं सेफ्टी ओरिएंटेड ज़्यादा था, क्योंकि मैं चला रहा हूँ, मेरे पीछे से फादर चला रहे हैं, तो मेरे को चाहिए था कि गाड़ी ऐसी हो कि कुछ हो 120-140 पे भी भगवान ना करे तो भी कोई इशू ना आए, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाटा की तरफ इंक्लाइन था। तो इन सब को छोड़ने का ब्रेजा, वेन्यू, जो मारुति तो मैंने देखी ही नहीं। हाँ, देखी नहीं। मारुति सब का रीजन, मतलब आपका मेन रीजन मेरा टाटा की तरफ इंक्लिनेशन सेफ्टी की वजह से। मारुति मैंने देखी ही नहीं। बाकी गाड़ियों में मेरे को टोयोटा की हाई राइडर बहुत पसंद आई थी, लेकिन गाड़ियों में आजकल ऐसा हो गया कि 6-6 महीने वेटिंग तो बहुत आम हो गई है। हाई राइडर में 1 साल की वेटिंग थी। अब मैं इतना वेट बंदा गाड़ी ले ना ले, वो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। इसके लिए मैंने कम से कम ढाई महीना वेट किया है। तो सर जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बड़ा ही अच्छा लग रहा है मेरे को तो पर्सनली, बट आपका क्या रीज़न था? पर्सनली ये कलर पसंद था या कुछ और रीज़न था ये कलर लेने के? तो मैंने ये गाड़ी बुकिंग डाल दी थी मैंने इसकी 2 सितंबर को ही, मतलब प्री बुक में ही, और उस टाइम मैंने बुक डाली थी ग्रे कलर के लिए। मेरे को ग्रे कलर चाहिए था। टॉप वेरिएंट में 4 ही कलर आते हैं, ग्रे मेरे को मैंने बुक किया था, बट DCA में वो मेरे को मिल ही नहीं रहा था। मैं किसी काम से सोना गया हुआ था, वहाँ के शोरूम पे मुझे ये खड़ी दिख गई, मुझे कलर भी देख के पसंद आ गया, तो मैंने हैंड टू हैंड वो खरीद ली बिना वेट किए। तो आप ये समझिए ये कलर बाय चॉइस नहीं है, बाय लक है। ओके। और सर जैसे कि आपने बड़े बड़े ट्रिप किए हैं, अभी आपने रिसेंटली ट्रिप भी किया एक बड़ा, तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है ओवरऑल? देखिए, कंफर्ट वाइज तो मेरे को काफ़ी सही लगा। मैकेनिकल कोई इशू नहीं है गाड़ी में। सॉफ्टवेयर के ऑब्वियसली कुछ इश्यूज हैं, पहले से अब ज़्यादा इश्यूज मतलब बेटर हो गए हैं एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बाद, लेकिन उसके बाद भी कुछ इश्यूज बचते हैं। उसके अलावा मेरे को और कोई इशू ऐसा गाड़ी में लगा नहीं है, कोई प्रॉब्लम है नहीं गाड़ी में।
मैकेनिकली बहुत बढ़िया है, कंफर्ट वाइज बहुत बढ़िया है। मतलब आप ये समझिए 300-400 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप चलाने के बाद भी, 5 मिनट भी नहीं रुकने के बाद भी मेरे को ऐसा नहीं लगता था कि थकान हो रही है। मेरे 3 दिन के अंदर लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास चली और ऐसा एग्जॉस्टिव नहीं था। और सस्पेंशन की बात करें, खड्डे वगैरह कितने महसूस होते हैं? सस्पेंशन तो बहुत बढ़िया, सस्पेंशन तो मतलब कोई इशू है ही नहीं। बीच में लगभग 20-25 किलोमीटर एक स्ट्रेच था जहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेरेन बन गया था, तो मुझे सस्पेंशन में कोई इशू नहीं आया। बल्कि थोड़ा सा पहाड़ी एरिया का भी मेरे को टेरेन मिला, उसमें लोग कहते हैं कि मैनुअल ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि आपको कंट्रोल चाहिए, बट मेरे को DCA के साथ वैसे ही एक्सपीरियंस मिला जो लोगों को मैनुअल के साथ मिलता है पहाड़ों में, कंप्लीट पावर कंट्रोल और सब कुछ। तो उस पर्सपेक्टिव से मेरे को मतलब गाड़ी एंड टू एंड पर्सपेक्टिव से मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है, बढ़िया है भी। और जो DCA आपको कितना स्मूथ लगा? कभी ऐसा लगता है कि अटक रहे हैं या आपको 100 में से 1 या 2 बार ही फील होगा कि गाड़ी मतलब आपको गियर चेंज का फर्क पता चलेगा। अदरवाइज जैसे CVT में होता है कि आपको गियर चेंज, गियर शिफ्ट उसमें तो होते नहीं है, लेकिन आपको स्मूथ ट्रांजिशन मिलता है CVT में, वैसे ही आपको DCT में भी मिलेगा जो इसका DCT है। मैंने अल्ट्रॉस का DCT भी ट्राई किया है जो इससे एक लेवल पहले आता था, और उससे कम से कम भी तो 50 टाइम्स बेटर है इसका जो DCA इस बार इन्होंने लॉन्च किया। जैसे अभी आपका लंबा ट्रिप भी रहा है, तो माइलेज क्या रही है पूरे लंबे ट्रिप में? जो मेरे को पूरी ट्रिप का जो माइलेज मिली है लगभग मेरे को 18 के आसपास मिली है। लेकिन अगर मैं कॉन्स्टेंटली 80 to 90 के आसपास क्रूज कर रहा हूँ तो मेरे को 20-21 तक एवरेज मिली है बहुत। तो एवरेज जो ये आपको मिली है, आपने खुद से भी कैलकुलेट किया है ये मीटर की? नहीं, जो मीटर की एवरेज और जो मेरी कैलकुलेटेड एवरेज है दोनों में 0.5-0.4 का ही फर्क है। अच्छा। इतना कोई फर्क ही नहीं है, तो मैं उसको क्या ही मानूं। तो ये माइलेज तो मतलब काफी ठीक है। अगर आप विद इन सिटी ओनली सिटी की अगर मैं एवरेज बात करूं तो उसमें ड्रॉप ज़्यादा कर जाती है, उसमें मतलब मेरे को 11-12 की एवरेज मिलती है। तो वो तो टोटली ट्रैफिक पे भी डिपेंड करता है। हाँ जी, मतलब सिटी का जो आप प्रॉपर दिल्ली NCR का ट्रैफिक देखते हैं, पीक ट्रैफिक उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो लगभग 11-12 का एवरेज मिलता है। करेक्ट, विच इज ठीक है, ऑटोमेटिक के हिसाब से दैट इज ऑल्सो कंफर्टेबल। तो माइलेज जो अच्छी मुझे लगता है कि 80-90 अगर आप 2000 RPM पे चलाते तभी शायद अच्छी रहती है। हाँ जी, आराम से अगर मैं 100-110 के आसपास क्रूज कर रहा हूँ, 2000 RPM मेरी चल रही है तो 18 के आसपास आएगी। 1700 के आसपास RPM है तो मेरे को एवरेज अराउंड 20-21 के आसपास मिल जाती है, उसमें स्पीड अराउंड 80-90 के आसपास चलती है। तो इतना फ़र्क है दोनों में। पूरा माइलेज टेस्ट मेरा इसमें हो गया 2000 किलोमीटर में, सारा मैंने देख लिया कि कैसे कितनी बेटर हो रही है, कितनी बेटर नहीं हो रही। लेकिन अब बात ये होती है कि अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, इतना पावर आप निकाल रहे हो गाड़ी से, तो थोड़ा सा माइलेज में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मारुति वाले कह सकते हैं कि भाई साहब हमें तो 25 की एवरेज मिल रही है, 26 की एवरेज मिल रही है, तो ठीक है, तुम्हारी अपनी खुशी है, हमारी अपनी खुशी है। ट्रिप के ड्यूरेशन पे आपको कुछ ऐसा लगा कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरह की कोई भी चीज़? एक जैसे मैंने बोला इसमें सॉफ्टवेयर इश्यूज हैं, सॉफ्टवेयर इशू के अलावा और कोई इशू नहीं है गाड़ी, मैकेनिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉफ्टवेयर इशू किस टाइप का? कोई जैसे एक मेरे साथ इंसिडेंट जो हुआ, गाड़ी में फ्यूल रेंज शो करता है, तो लगभग 150 के आसपास मेरे को फ्यूल रेंज दिखाया था कि 150 किलोमीटर और चल सकती है। फुल टैंक में ऑलरेडी 600 किलोमीटर चल चुकी थी। मुझे महसूस हो रहा था कि ये गाड़ी बंद हो सकती है क्योंकि इतना रेंज नहीं है, लेकिन दिखाया था 150, तो मैं कहा ठीक है चल रही है। वो 153 के आसपास जब था तो एकदम से गाड़ी बंद हो गई एकदम से। और रीस्टार्ट मैंने करने की कोशिश की तब मेरे को दिखाने लगा रिफ्यूल वार्निंग। ओके। अब मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं पेट्रोल पंप से लगभग 30 मीटर दूरी पे ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो ये मतलब सिक्योरिटी कंसर्न बन सकता है। अगर मैं रात के 12 बजे हूँ, वो तो दिन का टाइम था, मैं रात के 12 बजे हूँ, फैमिली के साथ हूँ, एकदम से गाड़ी बंद हो जाए, बीच में पेट्रोल पंप ना हो, तो वो इशू है। मतलब आंख बंद करके हम भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, तो उसके बाद मेरे को हो भी गई थी थोड़ी एंजाइटी, तो मैंने जैसे ही हाफ टैंक से नीचे जाता था, लगभग 10-12 लीटर बचता था तेल, मैं उसके बाद ही उसी टाइम पेट्रोल फुल कराने लग गया। क्योंकि देखिए एक बंदे को दिमाग में एंजाइटी रह जाती है, बट ठीक है, उसका मैं ऑलरेडी फीडबैक टाटा को दे चुका हूँ। उन्होंने कहा है कि इसका एक और अपग्रेड लाएंगे तो उसमें हम इसको कर लेंगे कवर अप। ठीक है, ये छोटी मोटी चीज तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हाँ सॉफ्टवेयर इश्यूज हैं, सॉफ्टवेयर इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मैकेनिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने रिव्यूज में काफी देखा था कि इसके गियर बॉक्स बंद हो जाते हैं, या पुरानी नेक्सॉन के साथ मैंने देखा लोगों के कमेंट्स हैं कि आप टाटा खरीद रहे हो तो मैकेनिक ही बन जाओ। तो इस टाइप के मेरे को कोई इश्यूज नहीं देखने को मिले अभी तक तो, टचवुड। ओके, बाकी ठीक है, देखेंगे
अभी तो और चलानी है। और इंजन की जो साउंड आती है कैबिन में वो कितनी रहती है? कैबिन में इंजन साउंड बहुत ज़्यादा कम है, पुरानी वाली नेक्सॉन के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा कम है। एक तो कैबिन नॉइज भी कम है, दूसरा आप म्यूज़िक वगैरह भी चला के देखते हो, म्यूज़िक सिस्टम इसका इतना बढ़िया है, आपको इंजन की नॉइज़ बिल्कुल पता ही नहीं चलती। और दूसरा मेरा ये समझना है कि लोग ना टर्बो इंजन को टर्बो इंजन की तरह ट्रीट नहीं करते। जो गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट है, जब आप स्टार्ट करो तो 30 सेकंड्स वेट करो, बंद करने का 30 तो उसमें इंजन की रिफाइनमेंट बढ़ती चली जाती है। लेकिन लोग इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, उसमें इंजन की नॉइज़ मतलब ख़राब होता रहता है, इंजन की नॉइज़ बढ़ती रहती है, उसमें लोगों को प्रॉब्लम आती है। लेकिन मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी तक आई नहीं है। और ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया है इसका, लगभग 208 mm के आसपास इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे मैंने बोला कि खड्डे वड्डों में भी चली गई है, आजकल तो वैसे इंडियन रोड काफ़ी बेटर हो गई हैं। लेकिन कहीं पे भी मतलब मेरे को ऐसे फील नहीं होता कि हाँ यार इससे ज़्यादा होना चाहिए था। और फुली लोडेड 5 पीपल के साथ गाड़ी आपने ड्राइव करी है? हाँ जी। तो कोई पिकअप वगैरह मेरे को कोई इशू नहीं है पिकअप वगैरह में। इको मोड में मैं मोस्टली ड्राइव करता हूँ, जो मैं माइलेज बता रहा हूँ आपको वो इको मोड की बता रहा हूँ। स्पोर्ट्स मोड अगर मैं चलाऊंगा तो थोड़ी माइलेज ड्रॉप भी होती है, लेकिन उसमें आपको फिर पिकअप बहुत अच्छा मिलता है। स्पोर्ट्स मोड में जो पिकअप है, पावर भी आपको ज़्यादा निकाल पाते हो आप गाड़ी में से। कैबिन स्पेस और बूट स्पेस कैसा लगा? कंफर्टेबल बूट स्पेस है। मैं जो 2 सबसे बड़े वाले लगेज होते हैं वो बहुत इजीली आ जाते हैं, उसके साथ थोड़ा बहुत और सामान आ जाता है। इस सेगमेंट के हिसाब से कंफर्टेबल, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे को हैरियर वाला स्पेस दे दो, अनएक्सपेक्टेड है वो। लेकिन जितना इसके हिसाब से बूट स्पेस होना चाहिए था और कैबिन स्पेस होना चाहिए उतना कंफर्टेबल है, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। और इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर आपको कैसा लगा गाड़ी का? लेदर रैप्ड है सब कुछ, सारी सीट्स लेदर रैप्ड हैं। तो मैं जनरली हमेशा से उस टाइप का रहा हूँ कि मेरे को बाहर से कुछ भी आफ्टर मार्केट करवाना नहीं होता। ओके। तो टॉप एंड वेरिएंट नहीं लगवाई आपने? कुछ नहीं लगवाया। ये जो एसेसरीज आपको अभी दिख रही हैं गाड़ी में लगी हुई, मड फ्लैप हो गए या रेन वाइजर वगैरह हो गए, ये सब मेरे को डीलर ने लगा के दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं गाड़ी में कम से कम काम करवाऊँ। जो मेरी पहले की गाड़ी रही है, मेरी बाइक्स रही हैं, सब में मैंने मिनिमलिस्टिक काम करवाया। तो टॉप एंड वेरिएंट लेने का एक रीज़न ये भी था कि सब कुछ आपको उसमें मिलता है। तो पहले कौन सी गाड़ी चलाते थे? पहले मेरे पास जैसे मैंने बोला कि सोनेट मेरी फैमिली में है, तो मैं सोनेट ही चला रहा था। ओके। और मैं यूएस में जीप चला रहा था। ओके। तो उसका हाँ ये ज़रूर है कि उसका और इसमें कोई मतलब कंपैरिजन नहीं है। इन इंडिया में जीप सक्सेस नहीं है उस हिसाब से। क्या डिफरेंस लगता है जीप चलाने और इसमें? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इंजन रिफाइनमेंट में बहुत फ़र्क है, क्लच में बहुत फ़र्क है। फीचर वाइज तो चलो मैं नहीं कहूँगा अब, लेकिन कंफर्ट वाइज बहुत ज़्यादा फ़र्क है। खैर वो गाड़ी भी स्पेशियस ज़्यादा है, तो लेकिन यहाँ पड़ती है वो 80-85 लाख के आसपास, वो वर्थ नहीं पड़ती। कोई सुझाव, कोई कमी आपको लगी हो इसके अलावा, मतलब सॉफ्टवेयर इश्यूज़ के अलावा? सॉफ्टवेयर इश्यूज़ के अलावा थोड़ा सा ये लोग क्या कर सकते हैं, जो सबको पता है, सर्विस के ऊपर थोड़ा काम कर सकते हैं। सर्विस के ऊपर क्या काम कर सकते हैं? देखिए मुझे लगता है सर्विस सेंटर वाले गड़बड़ नहीं है, उनके पास लोड इतना ज़्यादा है ना कि वो लोग संभाल ही नहीं पा रहे। आप नोएडा के किसी भी सर्विस सेंटर पे चले जाओ, आपको गाड़ियाँ ऐसे लाइन में खड़ी हुई मिल जाएंगी। तो वो थोड़ा सा ना अब इसको ये लोग ऑटोमेशन से बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हैं कि आपने सर्विस करानी है, आप पहले बुक कर लो, ये स्लॉट आपको मिला है, आपने वहां जाके गाड़ी छोड़ी, अब उस स्लॉट के अलावा आप कोई और गाड़ी लो ही मत। सर्विस सेंटर वाले के लिए भी इजी है, कस्टमर के लिए भी इजी है, सब कुछ मतलब बहुत इजीली कर सकते हैं सब। पता नहीं टाटा के पास सारी कैपेबिलिटीज है ये सब, और ये चीजें हर कोई कंपनी इंप्लीमेंट कर सकती है। वैसे तो मेरे को कोई इसमें इशू नहीं आया। जैसे मतलब मैंने इनकी और वीडियोस देखी थी कि ये टेढ़ा है वो टेढ़ा है, मेरे को तो कुछ नहीं मिला ऐसा गाड़ी में टेढ़ा मेढ़ा, मुझे सब बढ़िया लगा। एक इशू जो है ये थोड़ा सा इसका रियर व्यू मेरा लूज हो जाता है बार बार। एक बार मैं ऑलरेडी टाइट करवा चुका हूँ, दोबारा ये लूज हो गया। ओके। तो इस बार मैं पूरा चेक करवाऊँ कि अंदर से कहीं क्लैडिंग ही खराब तो नहीं है। ओके। ऐसे हिलता रहता है तो जब आप? नहीं, हमेशा नहीं हिलता है, मतलब मैंने जब टाइट करवाया। हाँ। ओके। लेकिन मुझे मालूम है ना कि ये गड़बड़ है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि गाड़ी चला रहे हो तो हिल गया है, वैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ लूज है तो बंदे को लगता है कि यार लूज होना ही नहीं चाहिए, वो वाली चीज़ है। तो एट द एंड अगर मैं पूछूं, आप सेटिस्फाइड हो? हाँ, मैं कंफर्टेबली सेटिस्फाइड हूँ।
अब देखिए इंडियन माइंडसेट तो है कि सस्ते में और ज़्यादा मिल जाए, तो जितना कम पैसा, लेकिन मेरे माइंड में ऑलरेडी था कि हाँ चलो इतना पैसा खर्च करना ही है और मैं इससे ज़्यादा ऊपर जाने के लिए भी रेडी था, बट मेरे नीड के हिसाब से बेस्ट है। और रिकमेंड करोगे? और बाकी हाँ, मैं तो लोगों को रिकमेंड करूँगा बजट के हिसाब से। अगर कोई लोअर मॉडल भी लेना चाहता है, लोअर मॉडल में लेकर के अपग्रेड करवा सकता है। काफ़ी चीज़ें, कुछ चीज़ें जो हैं जो टाटा कर सकती है कि आप कुछ चीज़ें अपने ही आफ्टर मार्केट में देना शुरू कर दें, ठीक है। जैसे कंसोल है, आप कंसोल बेस मॉडल के ऊपर बंदा अलग से पैसा खर्च करके उसको अपग्रेड करा सकता है, या सीट्स हैं, इन सब चीज़ें बहुत इजीली अपग्रेडेबल हैं। तो टाटा क्या कर सकता है, मतलब उन्होंने बेस मॉडल निकाल लिया, उसके ऊपर उन्होंने बोल दिया चलो इतने का पैकेज है, ये पैकेज से आपकी ये चीज़ें और बढ़ जाएंगी, ईजिली आपके सर्विस सेंटर पे वो हो सकती हैं। तो इससे उनका कस्टमर बेस बढ़ेगा और लोगों को गाड़ी और सस्ती भी लगेगी, ज़्यादा जो उनके काम के फीचर हैं लोग वो दिलवा पाएंगे। करेक्ट, बस यही फीडबैक है। और ये जो आपने BH नंबर लिया, इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न था या? इसका मेन स्पेसिफिक रीज़न दो रीज़न मेरे हैं। पहला, आपको अपफ्रंट गाड़ी सस्ती पड़ती है। ओके। तो जो मैं 16.5 मैं बोल रहा हूँ वो मेरे को ओवर द ईयर सारा टैक्स पे करने के बाद पड़ेगा। अभी मेरे को 15.818 मेरे को जेब से देने पड़े। ओके। तो पहला तो रीज़न ये। दूसरा, मेरी ट्रांसफरेबल जॉब है, कभी मैं किसी स्टेट में रहता हूँ, कभी मैं किसी स्टेट में रहता हूँ, तो हर 2 साल 3 साल में मैं स्टेट बदलता रहता हूँ। तो मेरे को चाहिए नहीं था वो हेडेक कि मैं RTO जाऊँ, चेंज करवाऊँ। हालांकि इंडिया में कोई करवाता नहीं है, लेकिन मेरे को वो भी हेडेक नहीं चाहिए कि मेरे को कोई पुलिस वाला रोके। तो एक दूसरा रीज़न मेरा वो था। और कोई डिस्काउंट मिला? डिस्काउंट तो यही है कि सारी एसेसरीज मेरे को उसके ऊपर मिल गई। ओके। कोई भी एसेसरी अगर आप देख रहे हैं, जो भी गाड़ी में मड फ्लैप हो गया या अंदर फुट मैट वगैरह हो गए, किसी के भी मैंने पैसे नहीं दिए। अच्छा, वही डिस्काउंट है। तो वही डिस्काउंट है, ठीक है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल पे आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।